नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कलावर्ग में। और आज हम मल्टी स्किल के 9th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे एक नंबर वाले प्रश्न हैं, मौखिक संचार में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा प्रश्न हुआ। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। हमारा इसका आंसर है सरल और व्याख्यात्मक। मतलब मौखिक जो हमारे मौखिक रूप से जो भी हम शब्द बोलते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तो हम उसमें किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो बिल्कुल सरल होने चाहिए और व्याख्यात्मक होने चाहिए कि उनको कोई भी आसानी से समझ सके। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सकारात्मक सोच क्या है। सकारात्मक सोच का आंसर है हमारा, सकारात्मक सोच का अर्थ है नकारात्मकता को ख़त्म करना। हमारे दूसरे प्रश्न का क्या अर्थ है, सकारात्मक सोच का क्या अर्थ है, नकारात्मकता को ख़त्म करना। सकारात्मक क्या होता है, किसी भी काम को अगर हम करने जा रहे हैं तो वो काम हम ये सोचकर करें कि हम उसमें सफल होंगे, ना कि ये सोचकर करें कि हम उसमें असफल हो जाएंगे। तो सकारात्मक सफल होके सोचना सकारात्मक सोच होती है। और अगर हम उसको ये सोच लेते कि नहीं मैं तो उसमें फ़ेल हो जाऊंगा, तो फिर वो हमारी नकारात्मक सोच हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, आईसीटी का फुल फॉर्म, आईसीटी का विस्तृत रूप लिखें। वो प्रश्न मैंने बता दिया है आपको। उनका उसका आंसर है, आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है, इंफॉर्मेशन एंड, आई से इंफॉर्मेशन है एंड सी से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है। हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई दो इनपुट उपकरणों के नाम लिखो। कोई दो इनपुट उपकरणों के नाम, मतलब इसमें कंप्यूटर की बात हो रही है। तो इसमें हमारा है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। दो इनपुट उपकरण क्या है हमारे, इसमें है माउस और स्कैनर। मतलब अब ये इनपुट क्या है, जिससे हम कंप्यूटर में कुछ काम करते हैं अंदर ही अंदर। जैसे माउस में एरो चलता है ना, वो कंप्यूटर के अंदर काम करता है। माउस और स्कैनर से स्कैन करके कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है। तीसरा प्रश्न है हमारा, कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पांचवा प्रश्न क्या है, कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम देखते हैं किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए। इसके लिए क्या जाता है, कंट्रोल+C। कंट्रोल और सी को एक साथ हम प्रेस कर देते हैं कीबोर्ड पे, तो वो हमारी कॉपी हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उद्यमशीलता का क्या अर्थ है। तो उद्यमशीलता का अर्थ होता है अपने संसाधनों का उपयोग करके समाज की ज़रूरतों को पूरा करते हुए व्यवसाय को चलाना। उद्यमशीलता का क्या अर्थ होता है, अपने संसाधनों का, जो भी हमारे पास संसाधन है उनका उपयोग करके समाज की ज़रूरतों को पूरा करना और कोई व्यवसाय चलाना। अगला हमारा प्रश्न है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये पहला प्रश्न के जो 6 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, कुल्हाड़ी का उपयोग होता है। कुल्हाड़ी का उपयोग किस लिए होता है, लकड़ी काटने के लिए भी होता है। चलिए देखते हैं हम कुल्हाड़ी का उपयोग किस लिए होता है। कुल्हाड़ी का उपयोग मोटी लकड़ी व पेड़ काटने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, खरीफ की फसल के उदाहरण लिखिए। खरीफ की फसल के उदाहरण हमें क्या लिखने हैं, खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें हमारी आती है उसमें हमें देखना है। तो इसमें हमारा आता है धान, मक्का, ज्वार और
बाजरा। क्या क्या है? धान, मक्का, ज्वार और बाजरा। अगला प्रश्न है हमारा, खाद कितने प्रकार की होती है? खाद 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जैविक खाद, जीवाणु खाद और रासायनिक खाद। खाद कितने प्रकार की होती है? खाद 3 प्रकार की होती है, जैविक खाद, जीवाणु खाद और रासायनिक खाद। चलिए इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका है, ये प्रश्न था हमारा, चारा कितने प्रकार का होता है? तो चारा हमारे पास 2 प्रकार का चारा होता है, एक हरा चारा और दूसरा है सूखा चारा। हरा चारा जो हरी घास काट के पशुओं को खिलाया जाता है वो हरा चारा होता है, और जो सूखा चारा होता है जैसे कि भूसा, गेहूँ काटने के बाद का जो छिलका होता है वो भूसा भूसा हो जाता है, ठीक है, भूस जिसको बोलते हैं। तो हरा चारा हरी घास होती है, भूसा सूखा चारा होता है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न क्या है, देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गमले में किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? गमले में किस प्रकार के पौधे लगाएंगे? देखो गमला हमारा छोटा होता है तो उसमें हम क्या लगा सकते हैं? छोटे छोटे पौधे ही लगा सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ तो हम उसमें नहीं लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं, देखो गमलों में हम क्या क्या लगा सकते हैं। गमलों में हम सजावटी सुगंध देने वाले और औषधीय पौधे लगाते हैं। सजावटी बेल लगाते हैं, फूल वाले और पत्तेदार सब्जियां हम उसमें लगा सकते हैं। जो छोटे छोटे रहते हैं, जो बड़े होते हैं पेड़, उसमें हम वो नहीं लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कीट नियंत्रण क्या है? क्या प्रश्न है हमारा? ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कीट नियंत्रण क्या है? चलिए कीट नियंत्रण क्या है हम देखते हैं। कीट का मतलब क्या होता है? कीट का मतलब होता है कीड़े, और नियंत्रण का मतलब होता है उनको कम करना। तो अब देखते हैं, फसल पर लगने वाले हानिकारक कीटाणुओं को हटाना कीट नियंत्रण कहलाता है। इसके लिए रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। कीट का मतलब कीड़ा होता है, ऐसे कीड़े जो फसल पर लग जाते हैं। तो फसल पर लगने वाले इन हानिकारक कीटाणुओं को हटाना ही कीट नियंत्रण कहलाता है। इसके लिए रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 शुरू हो जाता है, प्रश्न नंबर 2 हमारा पूरा हो चुका है। पहला प्रश्न है तीसरे का, ACAR का पूरा नाम लिखो। ACAR का पूरा नाम लिखो। देखते हैं ACAR का पूरा नाम क्या है। चलिए ACAR का पूरा नाम, बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। एल्यूमिनियम कंडक्टर एलॉय राइनफोर्स। ए से एल्यूमिनियम, सी से कंडक्टर, ए से एलॉय और आर से राइनफोर्स। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला हमारा प्रश्न है, वोल्टेज का मापन कैसे किया जाता है? किसका मापन? वोल्टेज का मापन कैसे किया जाता है? वोल्टेज को हम कैसे मापते हैं? तो वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? वोल्टेज को मापने के लिए, वोल्टेज का मापन करने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? वोल्ट मीटर का। तथा वोल्टेज की जो मापने की इकाई है वो वोल्ट है। क्या है? वोल्ट। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माफ़ करिएगा, इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से बहुत ठीक से आपको रिवीजन कराने का। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3, बल्ब का संकेत बनाइए। बल्ब का संकेत मतलब बल्ब के अंदर कुछ ऐसे वायर से लगे होते हैं, ये उसके संकेत की बात कर रहे हैं। तो आजकल तो CFL यूज़ करते हैं, है ना। जो पहले पहले टाइम में बल्ब यूज़ करते थे, वो जो येलो कलर की रोशनी देने वाले बल्ब होते थे, उनकी बात हो रही है। तो उसका जो साइन, उसके अंदर कैसा साइन बना होता है? देखो उसके अंदर ये रहा हमारा साइन। ये तार इस तरीके से जुड़े होते हैं उसमें, इस तरीके से जैसे इन्होंने बनाए हैं, ये हमारे
बल्ब के साइन हैं। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सिंपल सर्किट कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल सर्किट कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, सिंपल सर्किट हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ये रे सिंपल सर्किट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो श्रेणीबद्ध सर्किट और एक समानांतर सर्किट। श्रेणीबद्ध सर्किट और समानांतर सर्किट, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अर्थिंग का उपयोग कि अर्थिंग का क्या उपयोग है? अर्थिंग का उपयोग क्या होता है? पहले हमें बहुत अच्छे से समझ आते थे जब ऐसे कनेक्शन हुआ करते थे। अब तो बहुत बढ़िया फिटिंग होती है। जब हम छोटे थे तो ऐसे ही बाहर से तार डले होते थे, तो उस टाइम पे एक तार अर्थ लेने के लिए ज़मीन में गड़ाया जाता था। ठीक है, वो अर्थिंग है। अब इसका अर्थिंग के पूछे उन्होंने, ये रहा हमारा अर्थिंग क्या होती है? आपातकाल की स्थिति में अतिरिक्त करंट को धरती में भेजना अर्थिंग कहलाता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बिजली होती है उसको धरती में भेजने के लिए अर्थिंग की जाती है। एक तार ऐसा लगाया जाता है जो ज़मीन में गड़ा हुआ होता है। तो ऐसा करने को व्यक्ति को करंट लगने से बचाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? व्यक्ति को करंट लगने से बचाने के लिए अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अर्थिंग हमारी समझ में आ गई। एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा बिजली होती है उसको धरती में भेजने के लिए अर्थिंग की जाती है और इससे व्यक्ति को करंट लगने से बचाया जा सकता है। इसके बाद एमसीबी का पूरा नाम लिखो। एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है? हमारे एमसीबी का पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या नाम है एमसीबी का? एमसीबी का फुल फॉर्म एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये याद रखने आपको, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चौथे प्रश्न का हमारा पहला प्रश्न है वो है स्क्रू ड्राइवर का क्या उपयोग है? स्क्रू ड्राइवर का क्या उपयोग है? चलिए हम देखते हैं। स्क्रू किसको बोलते हैं? जो पेच होते हैं उनको स्क्रू बोलते हैं, और जो पेच को चलाने वाले क्या होते हैं? स्क्रू ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब चलाने वाला। उसको स्क्रू ड्राइवर का उपयोग क्या होता है? स्क्रू ड्राइवर का उपयोग स्क्रू को खोलने के लिए, स्क्रू मतलब पेच, जो पेच होता है, पेच को खोलने और कसने के लिए स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा बैच वॉइस का उपयोग लिखो। बैच वॉइस क्या होती है? बैच वॉइस का उपयोग हमें देखना है। तो बैच वॉइस का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखें, बैच वॉइस का उपयोग कार्यशाला में काम करते समय वस्तुओं को पकड़ने के लिए बैच वॉइस का उपयोग किया जाता है। किस लिए बैच वॉइस का उपयोग किया जाता है? कार्यशाला में वस्तुओं को पकड़ने के लिए। इसके बाद फोर्थ प्रश्न है हमारा थर्ड, औजार को धार क्यों लगाते हैं? देखिए, औजार में अब हम कैंची की बात करें, कैंची को धार क्यों लगाते हैं? ताकि वो अच्छे से काम कर सके, कपड़े को अच्छे से काट सके। अब ये देखो, इसमें बात हो रही है धार क्यों लगाया जाता है, धार की बात हो रही है। अब ये है काम करते करते क्या होता है? औजारों की धार कम हो जाती है, जिसके कारण औजार सही तरीके से काम नहीं करते हैं, इसलिए औजारों को पुनः धार लगाई जाती है। कैंची का भी अगर हम बात करें, कैंची बहुत दिन हो जाते कपड़े काटते काटते, तो बोलते हैं उसको ठूटी हो गई है ना। तो उसको दोबारा से पैनी करने के लिए हम क्या करते हैं? उस पर धार लगवाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
टैपिंग किसे कहते हैं? टैपिंग किसे कहते हैं? देखिए टैपिंग, देखते हैं टैपिंग किसको कहते हैं। पहले से बने छेद में अंदरूनी चूड़ियाँ बनाना टैपिंग कहलाता है। पहले से बने छेद में क्या करते हैं? अंदरूनी चूड़ियाँ बनाना टैपिंग कहलाता है। देखो क्या होता है ना, जैसे हमारे पास हम बात करें, छोटे सा पेच होता है, पेच के अंदर छोटी छोटी ऐसे चूड़ी जैसी बनी होती है जिस पर पेच चढ़ाया जाता है। तो पहले से बने छेद में अंदरूनी चूड़ियाँ बनाना टैपिंग कहलाता है। कोई छेद पहले से बना हुआ है, अब उसमें हमें सिर्फ चूड़ी बनानी है, यही टैपिंग कहलाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न था वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है? वेल्डिंग हमारी दो प्रकार की, एक तो आर्क वेल्डिंग और दूसरी है गैस वेल्डिंग। अब ये गैस वेल्डिंग क्या है? गैस वेल्डिंग में दो गैसों का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है गैस वेल्डिंग में कौन सी गैसों का उपयोग किया जाता है, कितनी गैसों का उपयोग किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग में दो गैसों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी है? एक तो ऑक्सीजन और दूसरी है एसिटिलीन। कौन सी? एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ये दो गैस है जिनका गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। अब हमारे ये 4 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। 5वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है किचन बैलेंस का उपयोग लिखो। किचन बैलेंस का उपयोग, ये रहा 5वें का फर्स्ट, किचन बैलेंस का उपयोग लिखो। चलिए किचन बैलेंस के उपयोग की तरफ हम चलते हैं। क्या उपयोग है किचन बैलेंस का? रसोई घर में खाद्य पदार्थ का वजन करने के लिए किचन बैलेंस का उपयोग किया जाता है। किस लिए? रसोई घर में खाद्य पदार्थ का वजन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किचन बैलेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा मेजरिंग स्पून का उपयोग लिखो। प्रश्न नंबर 2 क्या है? मेजरिंग स्पून का उपयोग लिखो। तो मेजरिंग स्पून का क्या उपयोग करते हैं? मेज़र करने के लिए, ठीक है, नापने के लिए। तो मेजरिंग स्पून द्वारा खाद्य सामग्री को नापा जाता है, जिसके अनुसार भोजन में उसको डाला जाता है। जैसे हमने एक चम्मच रखी है मेज़र करने के लिए, जैसे हमने एक कप रखा है मेज़र करने के लिए, नापने के लिए। देखिए खाना बनाते हैं तो नापते हैं ना, चावल 1 गिलास बनाना है कि 2 गिलास बनाना है, ठीक है, उसी हिसाब से फिर उसमें पानी वगैरह डाला जाता है। फिर अगला हमारा प्रश्न है अगला प्रश्न है 5th का 3rd, कोस्टिंग किसे कहते हैं? कोस्टिंग किसे कहते हैं? चलिए कोस्टिंग की तरफ चलते हैं। कोस्टिंग का अर्थ है निर्मित वस्तुओं की, जो चीज़ें बनाई हैं, वस्तुओं की कीमत निर्धारित करना, जिससे वस्तु की लागत व कंपनी को मुनाफा मिल सके, वो कोस्टिंग कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुगंधित मसाले कौन कौन से हैं? ऐसे मसाले जिनसे बहुत सुगंध आती है, जिनको हम सब्जी में सुगंध के लिए, खुशबू के लिए यूज़ करते हैं, तो वो कौन कौन से मसाले हैं, उनके नाम पूछें। देखो सुगंधित मसाले हैं इलायची, लौंग, तेजपत्ता, दालचीनी और हींग। इनको हम सब्जी में या खाने में खुशबू के लिए ही डालते हैं, तो ये हमारे सुगंधित मसाले कहलाते हैं। इसके बाद आहार में चिकनाई की मात्रा बढ़ने से शरीर पर क्या प्रभाव होता है? अगर हम बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला खाना खाते हैं तो उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अनियंत्रित होती है, मोटापा बढ़ जाता है। तो ऑयल की चिकनाई की मात्रा बढ़ने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अनियंत्रित होती है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है और हृदय संबंधी समस्या हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध हींग निरीक्षण की विधि क्या है? हींग शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं हुई है, इसको हम कैसे देख सकते हैं? तो शुद्ध हींग के निरीक्षण की विधि है, देखिए ये है, शुद्ध हींग को पानी में डालने पर वह घुल जाता है और दूध जैसा सफ़ेद हो जाता है।
शुद्धता सॉरी और क्या हो जाता है, दूध जैसा सफ़ेद हो जाता है। और शुद्ध हींग को जलाने पर लो निकलती है। जब हम शुद्ध हींग को किस तरीके से देख सकते हैं, एक तो हम देखेंगे उसको पानी में घोलकर, पानी में हमने घोला और वो घुलने के बाद उसने दूध जैसे सफ़ेद रंग दिया, तो हींग क्या, हींग हमारा शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। दूसरा क्या करेंगे, हम हींग को जला के देखेंगे। अगर हम हींग को जला रहे हैं और उसमें से लो निकल रही है, आग जैसी जल गई है ना, तो वो हमारा शुद्ध हींग है। ये हमारी शुद्ध हींग को मापने चेक करने का तरीका है कि वो शुद्ध है या नहीं है। चलिए, ये हमारे 5 प्रश्न पूरे होते हैं। अब हम खंड ख की तरफ चलते हैं। ख खंड में ये हमारे यहाँ पर 5 प्रश्नों में से हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो हर एक प्रश्न 2 नंबर का है। पहला प्रश्न है इसमें, सेल्फ मैनेजमेंट का अपने शब्दों में वर्णन करो। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए हम देखते हैं सेल्फ मैनेजमेंट क्या है। सेल्फ अपने आप को मैनेज करना, है ना, सही तरीके से अपने आप को काम कराना। तो अब हम देखते हैं सेल्फ मैनेजमेंट का अर्थ होता है आत्म प्रबंधन, मतलब स्वयं को व्यवस्थित करना, जिससे हमारी जीवन पद्धति व कार्य करने की क्षमता बेहतर हो सके। अपने आप को सही तरीके से काम करना सिखाना हमारा सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न हमारा क्या है, लिखित संचार के 7वां प्रश्न है हमारा, लिखित संचार के लाभ लिखो। लिखित संचार क्या होता है, मतलब लिखकर संचार करना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे के विचारों को प्राप्त करना, ये हमारा लिखित संचार होता है। लिखकर जब हम बातें करते हैं, है ना, लेटर किसी को भेजते थे, पहले चलता था, आजकल तो व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करके भेज देते हैं, तब पत्र लिखा करते थे। ये जो मैसेज टाइप करके भेजते हैं ना, ये भी हमारा लिखित संचार है। तो इसके क्या लाभ है, इसके क्या फ़ायदे हैं, देखो, इससे संचार की प्रामाणिकता बनी रहती है। लिखित संचार के प्रमाण लंबे समय तक हम संरक्षित उसको रख सकते हैं। यह पूर्ण होती है, पूरे होते हैं, स्पष्ट होते हैं, सटीक होते हैं और सही हो जाते हैं। यह सबसे बड़ा संदेश प्रसारित करने का सरल तरीका होता है। जैसे कि न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर सारे देश में एक साथ, हमारे पूरे भारत में एक साथ छप जाते हैं। अगर हम बात करें, दिल्ली का न्यूज़पेपर है, एक न्यूज़पेपर छपेगा, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ हो जाएंगी, वो सबके पास चली जाएंगी। तो न्यूज़पेपर हमारा लिखित संचार है। किताबें हमारे लिखित संचार हैं। किताबें, कहानियाँ, उपन्यास, ये सब हमारे लिखित संचार है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न हमारा क्या है, 8वां प्रश्न है हमारा, इंटरनेट का उपयोग लिखो। इंटरनेट तो आजकल बहुत यूज़ करते हैं, तो उसका क्या उपयोग होता है, क्या कर सकते हैं हम, बहुत जल्दी उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ना। अब देखिए, इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। रेल, बस व अन्य यातायात, टिकट बुक करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए, मनोरंजन के लिए, ऑनलाइन खरीदारी व व्यापार करने के लिए हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इसके बाद है, एक सफल उद्यमी की विशेषताएं लिखो। अगला जो हमारा प्रश्न है, सफल उद्यमी की विशेषताएं लिखो, क्या होती है। चलिए, इसका फर्स्ट है, जोखिम उठाने वाला होना चाहिए। सबसे पहले वो खतरा ले कि मैं जोखिम उठा सकता हूँ, ठीक है। दूसरा है, आत्मविश्वास उसके अंदर होना चाहिए। अकेले व समूह में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। मान लो पहले ग्रुप में काम कर रहे हैं, अब कुछ मनमुटाव हो गया, कुछ लोग ग्रुप छोड़ के चले गए, वो अकेला रह गया, तो फिर उसके अंदर अकेले और समूह में काम करने, दोनों क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। सामाजिक रूप से व्यवहारिक होना चाहिए। देखिए, कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, जब तक हम सामाजिक रूप से व्यवहारिक नहीं होंगे, तब तक हम बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं, हम दो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये हमारा पहला था, इसके बाद एक प्रश्न और सॉल्व करेंगे इसके, और मैं आपको साथ साथ में रिवीजन भी कराऊंगी। बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। अब साथ में अपनी कॉपी में पढ़ते पढ़ते नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने स्पीड भी ज़्यादा नहीं रखी है। आप करते रहिए, अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। और कोई प्रॉब्लम हो
तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है और साथ में बच्चे अपना नाम, क्लास और सेक्शन भी कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।